हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न ये इस टॉपिक से तीसरा सेशन है। तीसरे सेशन का यानी इस सेशन का पहला प्रश्न और इस टॉपिक से 110वां प्रश्न है। तो प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ? जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ? जिस दिन सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। तो 21 जनवरी 1950 को हुआ, या 23 जनवरी 1950 को हुआ, या 24 जनवरी 1950 को हुआ, या 15 अगस्त 1947 को हुआ। प्रश्न नंबर 110 का उत्तर देने का प्रयास करें। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ? जिस दिन सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो 21 जनवरी 1950, या 23 जनवरी 1950, या 24 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1950। तो संविधान के 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ये 10 भाग में विभाजित है, या 12 भाग में विभाजित है, या 22 भाग में, या 32 भाग में? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? प्रश्न नंबर 111 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है भाई। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन है? संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन है? ये प्रस्तावना में है, या संविधान के भाग 3 में है, या संविधान के भाग 4 में है, या संविधान के भाग 8 में है? प्रश्न नंबर 112 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो ये भाई वर्णन है प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन आ प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 113। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? ऑप्शन आ मित्र मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, या मित्र मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, या मित्र मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी संवत 2008 विक्रमी को, या मित्र मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी को। तो भाई चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 113। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो चलिए भाई ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें भाई। और किसी प्रश्न का कोई जानकारी, किसी प्रश्न के बारे में जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर पोल्ट्री की संपूर्ण क्लास चलाई जाती है भाई। पोल्ट्री से संबंधित संपूर्ण क्लास आपके इस चैनल पर चलाई जा रही है। वो चाहे कक्षा 6 से इंटर तक की पढ़ाई हो या टीजीटी, पीजीटी या अन्य कंपटीशन में जहाँ भी पोल्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, सब पोल्ट्री से संपूर्ण ज्ञान इस पर दिया जाता है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें कि लोग इस चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। तो चले भाई प्रश्न नंबर 113, इसका 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है। संविधान से हम इतने सेशन आपके पास भेजेंगे कि संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। वो चाहे परीक्षा हाल हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे पढ़ाई का हो, पोल्ट्री से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए भाई, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है? तो ये मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 114, संविधान की उद्देश्य का किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? संविधान की उद्देश्य का किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? शासन की अंतिम सत्ता का स्रोत, या संविधान का उद्देश्य, या संविधान के परिवर्तन की तिथि, या उपर्युक्त सभी उद्देश्यों की? प्रश्न नंबर 114, संविधान की उद्देश्य का किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? शासन की अंतिम सत्ता का स्रोत है, या ये संविधान का क्या उद्देश्य है, या संविधान के परिवर्तन की तिथि? तो प्रश्न नंबर 114 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये उपर्युक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति करती है। प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 115, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, या प्रधानमंत्री में, या जनता में, या संसद में? प्रश्न नंबर 115 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 116, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ये राष्ट्रपति के निर्वाचन को, या मौलिक कर्तव्य को, या नीति निर्देशक तत्व को, या प्रस्तावना को? प्रश्न नंबर 116, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये प्रस्तावना को भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 117, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है भाई? प्रश्न नंबर 117 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र को 3 रूपों में स्वीकार की गई है। वो 3 रूप कौन से हैं? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को 3 रूपों में, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र में स्वीकार किया गया है। तो प्रश्न नंबर 117 का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 118, मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक, मूल संविधान की प्रस्तावना पूछ रहा भाई। मूल यहाँ पे जो बाद में जोड़े गए हैं उनको नहीं पूछ रहा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज है। तो प्रश्न नंबर 118 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज है भाई। समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बाद में जोड़ा गया है। तो मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज है। प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 119, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है भाई। समाजवादी भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। एकता तथा अखंडता भी जोड़ी गई है। क्या नहीं जोड़ा गया? तो विश्व शांति नहीं जोड़ी गई। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 119, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? विश्व शांति नहीं जोड़ी गई। तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 120, 42वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात अब प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज है। यही सही है भाई। प्रश्न नंबर 120, 42वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात अब प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज है। तो और ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सही ऑप्शन मिल गया है। प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 121, संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, या प्रस्तावना में सम्मिलित है, या नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है,
या मूल कर्तव्य में सम्मिलित है? प्रश्न नंबर 121 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित है भाई। प्रश्न नंबर 121 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 122 प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत शब्दों का जो प्रयोग किया गया उससे क्या स्पष्ट होता है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उससे क्या स्पष्ट होता है? हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग जो किया गया है उससे क्या स्पष्ट होता है? प्रश्न नंबर 122 ऑप्शन आ संविधान द्वारा अंतिम प्रविष्टता भारतीय जनता में निहित की गई है। हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? संविधान द्वारा अंतिम प्रविष्टता भारतीय जनता में निहित की गई है। संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोगों से ये तीनों बातें स्पष्ट हो रही, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 123 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है भाई? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 123 ऑप्शन आ देखते हैं। आंतरिक दृष्टि से भारत पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं है। बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं है। आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है, या भारत किसी भी देश में हस्तक्षेप कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 123 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 123 तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 124 प्रश्न नंबर 124 देखिए भाई। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या अर्थ हुआ? ऑप्शन देखते हैं। भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, या भारत में राजसत्ता का प्रयोग राजा द्वारा किया जाता है, या भारत में राजसत्ता का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या भारत में राजसत्ता का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 124 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 125 प्रश्न नंबर 125 भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या अभिप्राय है? भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या राज है? ऑप्शन देखते हैं। भारत
राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत सम्राट है, ये तो यही गलत हो गया। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मनोनीत किया जाता है, यहीं पे गलत है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ब्रिटेन द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी गलत है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। तो पंथनिरपेक्ष की गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र का अर्थ ही होता है, भारत में गणतंत्र स्थापित है तो उसका अर्थ ही है भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 126, सामाजिक न्याय का क्या अभिप्राय है? सामाजिक न्याय का क्या अभिप्राय है? समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाए, या जाति धर्म वर्ण लिंग नस्ल या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, या सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 126 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सामाजिक न्याय का अभिप्राय क्या है? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सामाजिक न्याय का अभिप्राय है समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाए। ऑप्शन बा जाति धर्म वर्ण लिंग नस्ल या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। यह अभिप्राय भी है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना भी अभिप्राय है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 127, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन हैं। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन हैं वयस्क मताधिकार, या धर्म जात वर्ण लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र। आ तथा बा दोनों सही हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 127 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन वयस्क मताधिकार द्वारा भी प्राप्त की जाती है, सही है। धर्म जात वर्ण लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सा। प्रश्न नंबर 127 का ऑप्शन सा आ बा दोनों सही है। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आर्थिक न्याय में निम्न में से कौन सी बातें निहित हैं? आर्थिक न्याय में निम्न में से कौन सी बातें निहित हैं? सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार के बदले में भरण पोषण के लिए प्राप्त वेतन, गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 128 का उत्तर दे भाई। आर्थिक न्याय में निम्न में से कौन सी बातें निहित हैं? तो कौन सी बातें निहित हैं? तो आर्थिक न्याय में सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार, ये निहित है। रोजगार के बदले में भरण पोषण के लिए प्राप्त वेतन, ये भी निहित है। गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत, ये भी निहित है। तो प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 129, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है। न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। प्रस्तावना के कुछ भाग को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है,
उपरयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 129, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है, नहीं प्राप्त है, कुछ भाग को प्राप्त है, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 129 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 130, भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1930 को। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 130 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 131, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो प्रश्न नंबर 131 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संविधान भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन द आ तथा बा दोनों सही है। प्रश्न नंबर 131 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 132, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा, या 43वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा, या 48वें संशोधन द्वारा? प्रश्न नंबर 132 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाई। प्रश्न नंबर 132 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 133, पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय है। पंथ निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है भाई? प्रश्न नंबर 139, राज्य सभी धर्मों का विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं है। राज्य किसी एक धर्म को स्वीकार कर सकता है, ये गलत है। राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। पंथ निरपेक्षता का यही आशय है। तो प्रश्न नंबर 133 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 134, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया है, उसको देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 134 को, उद्देश्य का भारत का अंग है। उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण भाग ही संविधान का भाग है, ऊपर में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 134, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद
राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है? उद्देश्य का संविधान का भाग है। प्रश्न नंबर 134 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 135, क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है, संसद उद्देशिका को संशोधित नहीं कर सकती, संसद द्वारा उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं। या ऑप्शन द में देखें आ तथा सा दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 135 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। क्या संसद उद्देशिका में संशोधन कर सकती है? तो संसद उद्देशिका को संशोधित कर सकती है, ये भी सही है। और संसद द्वारा उद्देशिका के उस प्रस्ताव में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित हैं, तो ये भी सही है। तो आ और सा सही है, तो आ सा ऑप्शन दा में है। तो प्रश्न में 135 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 136, संसद उद्देशिका में संशोधन इसलिए कर सकती है? संसद उद्देशिका में संशोधन इसलिए कर सकती है, क्यों भाई कर सकती है? उद्देशिका संविधान का एक भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, संविधान का भाग है। परंपरा के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है, नहीं भाई। उद्देशिका संविधान का एक भाग है जिसके भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। चलिए भाई अगले प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 136 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 137, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 1, 2, 3 या 4? प्रश्न नंबर 137, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक भाई एक संशोधन हुआ, कब? 1942 में। एक ही संशोधन हुआ है 1942 में। तो प्रश्न नंबर 137 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 138, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? मौलिक अधिकारों में, या प्रस्तावना में, या कहीं नहीं की गई, या भाग 18 में की गई है? तो प्रश्न नंबर 138 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो प्रस्तावना में की गई है भाई। प्रश्न नंबर 138 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा ऑप्शन द अहिंसा। प्रश्न नंबर 139, तो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख है, समानता का उल्लेख है, बंधुत्व का उल्लेख है, अहिंसा का उल्लेख नहीं है। तो प्रश्न में 139 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 140। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? क्या आयरलैंड से लिया गया है, या ब्रिटेन से लिया गया है, या कनाडा से लिया गया, या संयुक्त राज्य अमेरिका से? भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक स्वरूप भारत ने लिया है। कहाँ से? कनाडा से। प्रश्न नंबर 140। प्रश्न नंबर 140 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 141। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, या अमेरिका का संविधान, या कनाडा का संविधान, या ब्रिटेन का संविधान? प्रश्न नंबर 141। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भाई? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। प्रश्न नंबर 141 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 142। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से प्राप्त किया? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से प्राप्त किया भाई? ब्रिटेन से, या अमेरिका से, या कनाडा से, या आयरलैंड से? प्रश्न नंबर 142 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 142। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से प्राप्त किया? तो संसदीय शासन प्रणाली को भारत, कनाडा से प्राप्त किया भाई। प्रश्न नंबर 142 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 143। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव पड़ा है? प्रभाव है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो ये कनाडा का प्रभाव है भारत के ऊपर, या ऑस्ट्रेलिया का, ये ब्रिटेन का, या दक्षिण अफ्रीका का? प्रश्न नंबर 143 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव अत्यधिक रूप से पड़ा है? प्रश्न नंबर 143। तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव पड़ा है। प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 144। भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वीमार संविधान से, या भारतीय शासन अधिनियम 1858 से, या अमेरिका से, या आयरलैंड से? प्रश्न नंबर 144 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से भाई। प्रश्न नंबर 144 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 145। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस
किस देश की देन है? सोवियत संघ की, या इटली की, या ऑस्ट्रेलिया की, या कनाडा की? प्रश्न नंबर 145 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है भाई ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में सर्वोच्च सूची या सम्मिलित सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित या सर्वोच्च बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये केंद्र और राज्य दोनों को सौंपी गई है, इसलिए सर्वोच्च बोल रहा हूँ। वैसे तो सर्वोच्च सूची है केंद्र सूची, और उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद में समवर्ती सूची। पर समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो इसलिए प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई भाई। प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया के, या फ्रांस के, या अमेरिका के, या आयरलैंड के? प्रश्न नंबर 146 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड से प्राप्त होती है, आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 146 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? प्रश्न नंबर 147 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। ये इटली से प्राप्त हुई, या दक्षिण अफ्रीका से, या फ्रांस से, या ब्रिटेन से? गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है फ्रांस से भाई। प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 148 आपातकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान को जो भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? आपातकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रस्ताव को भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया से, या जर्मनी के वाइमर संविधान से, या अमेरिका से, या कनाडा से? प्रश्न नंबर 148 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान को भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? तो आपात संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 140 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 149 भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? अमेरिका से, या ब्रिटेन से, या फ्रांस से, या ऑस्ट्रेलिया से? प्रश्न नंबर 149 का उत्तर बताने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये आपसे सीधा सा सवाल है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें अमेरिका से प्राप्त होती है भाई, अमेरिका से।
प्रश्न नंबर 149 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया, या अमेरिका से, या आयरलैंड से, या इटली से? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भाई अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न नंबर 150 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 151, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, या कनाडा से, या आयरलैंड से, या ब्रिटेन से? प्रश्न नंबर 151 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 151, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। यानी कि प्रश्न नंबर 151 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, या ब्रिटेन से, या फ्रांस से, या अमेरिका से? प्रश्न नंबर 152 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है भाई। प्रश्न नंबर 152 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 153, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी व्यवस्था को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी व्यवस्था को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था है, या मौलिक अधिकार, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या इनमें से सभी? प्रश्न नंबर 153 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में निम्न में कौन सी व्यवस्था को अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि प्रश्न नंबर 153 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 154 कूट वाले प्रश्न है भाई। चारों कूट सामने लाने का प्रयास करता हूं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए भाई। कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं, भाग हैं संविधान के हमारे, और कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। सही मिलान करना है भाई। तो सही मिलान प्रश्न नंबर 154 का सही मिलान कीजिए भाई। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संघ को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। यानी कि या का 2 से, रा का 1 से, तो
या कहाँ है, या का 2 से और रा का 1 से। तो आपका उत्तर 2-1 यानी कि उत्तर मिल गया है। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संघ को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई भाई। तो प्रश्न नंबर 154 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 155, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? इकहरी नागरिकता, ये तो भाई है। संघीय शासन, ये भी है। अध्यक्षात्मक शासन नहीं है भाई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो प्रश्न नंबर 155 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 156, भारत का संविधान किस प्रकार है? भारत का संविधान किस प्रकार है? सबसे संक्षिप्त संविधान, मध्यम आकार का संविधान, सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान, अलिखित संविधान। प्रश्न नंबर 156 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान है भाई। सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान है भारत का संविधान। तो प्रश्न नंबर 156 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 157, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? नम्य या लचीला, अनम्य या कठोर, नम्यता तथा अनम्यता का सम्मिश्रण, नम्यता तथा अनम्यता का मिश्रण। प्रश्न नंबर 157 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 158, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को निम्न में से किसके अंतर्गत लागू किया गया है? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था को निम्न में से किसके अंतर्गत लागू किया गया है? भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1858 द्वारा, या भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न नंबर 158 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 158, या भारतीय संविधान, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था निम्न में से किसके अंतर्गत लागू किया गया है? तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू किया गया है भारतीय संविधान में भी। प्रश्न नंबर 158 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 159, राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना तथा उनके उन्मूलन संबंधी प्रावधानों को संविधान में किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना तथा उनके उन्मूलन संबंधी प्रावधानों को संविधान में किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 159, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या संसद के साधारण बहुमत से, या केवल राज्यसभा के साधारण बहुमत से, या केवल लोकसभा के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या संसद के साधारण बहुमत से, या केवल राज्यसभा के साधारण बहुमत से, या केवल लोकसभा के 2/3 बहुमत से। प्रश्न नंबर 159
का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना तथा उनके उन्मूलन संबंधी प्रावधानों को संविधान में किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? तो संसद के साधारण बहुमत से। प्रश्न नंबर 159 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 160। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में ये कथन किसका है? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये कथन किसका है भाई? सर आइवर जेनिंग्स का, या मॉरिस जोन्स का, या रजनी कोठारी का, या जवाहरलाल नेहरू का? प्रश्न नंबर 160 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन सर आइवर जेनिंग्स महोदय का है। तो प्रश्न नंबर 160 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस सेशन का इसी प्रश्न के साथ हम समापन करते हैं और साथ में आपसे बोलते हैं कि आप इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो पहली बार इस चैनल पर आए हों, इस सेशन को देख रहे हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए भाई, ये चैनल आपके भविष्य के प्रति संवेदनशील है, आपके भविष्य के प्रति सजग है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को देखने का प्रयास करें। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।